नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 जो NCERT की पाठ्यपुस्तक है उसके 12वें चैप्टर उष्मागतिकी का एक टॉपिक लेकर चलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। इस वीडियो में हम उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में समझेंगे, इनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और इनके लिए जो आवश्यक शर्तें हैं उनकी भी चर्चा आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम करने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम होता क्या है। इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जैसे हमारे पास में कोई ये उष्मागतिक निकाय है। उष्मागतिक निकाय के लिए मैंने एक पात्र ले लिया है और इस पात्र में हमने ये लगा दिया है एक पिस्टन। ये हमने क्या लगा दिया है यहां पर, पिस्टन। क्लियर। अब देखिए यहां से हम क्या करते हैं, इस पिस्टन युक्त पात्र के अंदर कोई मैटर यहां पर भरा हुआ है। यहां पर कोई मैटर भरा हुआ है। यदि इस पिस्टन को ऊपर से नीचे की ओर धकेलें, ऊपर से नीचे की ओर दबाया जाए तो देखिए इसकी जो अवस्थाएं हैं वो भिन्न भिन्न अवस्थाएं हमें प्राप्त होती है। निकाय अलग अलग अवस्थाओं में पहुंच जाता है क्योंकि प्रेशर बदलेगा, टेम्परेचर बदलेगा, आयतन बदलेगा, तो सब कुछ जो राशियां जब चेंज होती है तो निकाय एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है। जैसे मैं यहां पर इस तरीके से लिख रहा हूं कि भाई निकाय की कोई अवस्था A है, फिर वो निकाय की अवस्था B में पहुंच जाता है। जैसे ही प्रेशर बढ़ा रहे हैं फिर ये C में पहुंच जाता है, C से D में पहुंच जाता है। इस तरीके से निकाय की जो अवस्थाएं हैं वो चेंज हो रही है, परिवर्तित हो रही है। क्लियर। जबकि हम पिस्टन को ऊपर से नीचे की ओर दबा रहे हैं तो निकाय की अवस्था ही बदलेगी। अब क्या हो रहा है कि यदि हम जो अवस्था परिवर्तन के लिए जो कारक लगा रहे हैं, बाह्य कारक लगा रहे हैं, उन कारकों की डायरेक्शन आप विपरीत कर दें, दिशा विपरीत कर दें, क्रम यदि उनका विपरीत कर दें, तो यदि वही अवस्थाएं वापस पुनः प्राप्त हो जाती है तो उस प्रक्रम को हम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहेंगे। समझ लीजिए कि यदि हम जो बाह्य कारक हैं जिनकी वजह से अवस्थाएं चेंज होती है, जैसे हमने इस पिस्टन को ऊपर से नीचे की ओर दबाया, ऊपर से नीचे की ओर दबाया, अब यदि इसकी डायरेक्शन हम अपोजिट कर दें, दबाने की जो डायरेक्शन है, बल लगाने की जो डायरेक्शन है पिस्टन पर, वो विपरीत कर दें, ऊपर की ओर खींचें, देन यदि डी से अवस्था कौन सी आ जाए, C आ जाए, C से फिर आ जाए B से यदि A आ जाती है, वापस वही अवस्थाएं यदि लौटती है, प्राप्त होती है, तो उस उष्मागतिक प्रक्रम को हम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहेंगे। क्या कहा जाएगा? उत्क्रमणीय प्रक्रम। तो देखिए ये तो हमारे पास में है, इधर से जब ये प्रोसेस हो रही है तो इसको तो हम कहेंगे सीधा प्रक्रम, और सीधा प्रक्रम हो गया। और ये जो प्रक्रम है यह है विपरीत प्रक्रम। विपरीत दिशा के अंदर यदि आपने लगा दिया तो इसको हम कहेंगे विपरीत प्रक्रम कहा जाएगा। क्लियर। तो देखिए उत्क्रमणीय प्रक्रम की जो वेल डिफाइंड डेफिनेशन है वो क्या है कि ऐसा प्रक्रम जिसमें उस निकाय की जो अवस्था परिवर्तन करने वाले जो कारक हैं उन कारकों को सीधे प्रक्रम की विपरीत दिशा में, विपरीत क्रम में लगा दें तो वही अवस्थाएं प्राप्त होनी चाहिए जो पहले थी, जो सीधे प्रक्रम में थी। वही की वही अवस्थाएं यदि वापस पुनः प्राप्त हो जाती है तो उस प्रक्रम को हम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहेंगे। एक बार इससे भी समझ लेते हैं कि सीधे प्रक्रम में A से B, B से C, C से D, यदि जो बाह्य कारक है उनकी दिशा बदल दें, हम क्रम बदल दें, तो यहां से D से वापस A मिल जाएगा, D से वापस C मिल जाएगा, C से B मिल जाएगा, B से A मिल जाएगा, तो ऐसे प्रक्रम को हम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहेंगे। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए मैं डेफिनेशन आपके सामने रख देता हूं कि ऐसा प्रक्रम जिसमें, ऐसा प्रक्रम जिसमें अवस्था परिवर्तन करने वाले कारक, अवस्था परिवर्तन करने वाले कारकों को सीधे प्रक्रम, जो सीधा प्रक्रम हो रहा है,
सीधे परिक्रम की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा व क्रम में लगाने पर वही सीधे परिक्रम वाली अवस्थाएं प्राप्त हो, सीधे परिक्रम वाली अवस्थाएं प्राप्त हो, उत्क्रमणीय परिक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्क्रमणीय परिक्रम कहलाएगा। क्लियर? एक बार इस डेफिनेशन को फिर से समझ लीजिए कि हमारे पास में किसी उष्मागतिक निकाय की कोई अवस्था A है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि P1 V1 T1 है। यहां से जब हमने कुछ परिवर्तन किया तो यहां पर आ गया P2 V2 T2। इस तरीके से अवस्था चेंज हो गई। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद में यहां पर बिंदु C के ऊपर अवस्थाएं हो गई P3 V3 T3। फिर यहां से हमने अवस्था में परिवर्तन किया तो P4 V4 और T4 अवस्था प्राप्त हो गई है। क्लियर? ऐसी अवस्थाएं प्राप्त हो गई है, A से B, B से C, C से D। क्लियर? अब यदि हम A से B तक अवस्था जाती है तो हम कोई बाह्य कारक अप्लाई करते हैं, बाहर से काम करते हैं या कुछ न कुछ अवश्य किया जाता है, उष्मा देते हैं, कार्य करेंगे तो A से B तक पहुंचा दी। फिर उसी प्रकार से जो बाह्य कारक है उनकी वजह से B से C, C से D पहुंच गई। अब जो बाह्य कारक है, जैसे हमने इसको ऊपर से नीचे धकेला पिस्टन को, और यदि ऊपर से नीचे धकेला या हमने बाहर से उष्मा दी तो अब इसकी विपरीत दिशा में आप परिक्रम लगा दीजिए। मतलब आप इसको पहले ऊपर से नीचे धकेल रहे थे, अब इसको नीचे से ऊपर धकेलिए, या उष्मा दे रहे हैं तो अब इसमें से उष्मा लीजिए। यदि विपरीत दिशा में परिक्रमों को लगा दें तो वही अवस्थाएं D से वापस C, C से B, B से A यदि प्राप्त हो रही है तो ऐसे उष्मागतिक परिक्रम को हम उत्क्रमणीय परिक्रम कहेंगे, उत्क्रमणीय परिक्रम कहा जाएगा। क्लियर? अब देखिए उत्क्रमणीय परिक्रम कौन सी स्थितियों में हो सकता है? जब जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी होनी चाहिए, परिक्रम मतलब अवस्थाएं जब परिवर्तित होती है वो धीरे धीरे होनी चाहिए। तो उत्क्रमणीय परिक्रम काफी एक धीमी प्रोसेस होती है, स्लो प्रोसेस होती है। क्लियर? इसके अलावा जो ऊर्जा क्षय करने वाले जो कारक होते हैं, जैसे वायु का प्रतिरोध होता है, जो विद्युत तार है उनमें प्रतिरोध होता है, घर्षण होता है, श्यानता होती है, तो ये कारक अनुपस्थित होने चाहिए। इसके अलावा जो उष्मा का उत्सर्जन करने वाले जैसे चालन है, सेवन है, विकिरण है, ये सारी चीजें भी अनुपस्थित होनी चाहिए। इनके द्वारा उष्मा का उत्सर्जन नहीं होना चाहिए। यदि ये सारे कारक अनुपस्थित होते हैं तभी उत्क्रमणीय परिक्रम पॉसिबल है, संभव है, अन्यथा उत्क्रमणीय परिक्रम संभव ही नहीं है विद्यार्थियों। चलिए तो हम देख लेते हैं कुछ उत्क्रमणीय परिक्रम के लिए आवश्यक कंडीशंस। तो यहां पर देखेंगे उत्क्रमणीय परिक्रम के लिए आवश्यक शर्तें। उत्क्रमणीय परिक्रम के लिए आवश्यक शर्तें, आवश्यक शर्तें। पहली जो शर्त है वो मैंने आपको बता दी है कि जो प्रोसेस होनी चाहिए वो काफी धीमी होनी चाहिए, कि अवस्था परिवर्तन धीमे होने चाहिए। अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी होनी चाहिए, धीमी होनी चाहिए। क्लियर? दूसरी है ऊर्जा क्षय करने वाले कारक। ऊर्जा क्षय करने वाले कारक
ऊर्जा क्षय करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, घर्षण हो सकता है, श्यानता हो सकती है, प्रतिरोध हो सकता है, आदि अनुपस्थित होने चाहिए, आदि अनुपस्थित होने चाहिए, आदि अनुपस्थित होने चाहिए। इसके साथ में आप देखें कि उष्मा का उत्सर्जन करने वाली जो कुछ घटनाएं, चालन, सहवन, विकिरण, ये भी मौजूद नहीं होने चाहिए। कि चालन के द्वारा उष्मा का उत्सर्जन होता है। इसके अलावा विकिरण, विधियों से उष्मा का उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, उत्सर्जित नहीं होनी चाहिए, और देखिए एक जो कुछ महत्वपूर्ण कंडीशन है वो है कि जो निकाय है वो साम्यावस्था से ज्यादा विचलित नहीं होनी चाहिए, वो लगभग साम्यावस्था की स्थिति में बनी रहनी चाहिए, साम्यावस्था से ज्यादा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो अंतिम जो कंडीशन है वो क्या है कि निकाय साम्यावस्था की स्थिति से ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए, निकाय लगभग साम्यावस्था में बना रहना चाहिए, लगभग साम्यावस्था में बना रहना चाहिए, ठीक है। अब हम यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि जो उत्क्रमणीय प्रक्रम है उनके कुछ उदाहरण यहां पर हम लेकर चलेंगे। अब यहां पर हम देख लेते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम के कुछ उदाहरण। देखिए, हमारे पास में कोई स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग को हम यदि धीरे धीरे खींचते हैं और धीरे धीरे स्प्रिंग यदि सिकुड़ती है तो उस प्रोसेस में उत्क्रमणीय प्रक्रम कंसिडर कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि दो समान ताप वाली वस्तुएं हैं और उनके मध्य यदि ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है तो उसे भी हम उत्क्रमणीय प्रक्रम कंसिडर कर सकते हैं। हम एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमारे पास में निश्चित द्रव्यमान वाला जल है और वो जल बर्फ में कन्वर्ट हो रहा है। उष्मा बर्फ है वो जल में कन्वर्ट हो रही है, जल का बर्फ में कन्वर्ट होना, दोनों का एक दूसरे में उष्मा का उत्सर्जन करने पर तो जो बर्फ है जो जल है वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा और देने पर बर्फ जल में कन्वर्ट हो जाती है। तो उस प्रोसेस को हम उत्क्रमणीय प्रक्रम मान सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। उदाहरणों में देखिए, पहला जो हमारे पास में उदाहरण है वो है स्प्रिंग को, स्प्रिंग है हमारे पास में, स्प्रिंग को धीरे धीरे खींचना, स्प्रिंग का धीरे धीरे खींचना व सिकुड़ना, उत्क्रमणीय प्रक्रम के उदाहरण हैं। क्लियर। इसके बाद में हम बात करते हैं समान ताप पर दो वस्तुओं के मध्य उष्मा का स्थानांतरण, तीसरा एग्जांपल देखेंगे आप कि हमारे पास में नियत द्रव्यमान वाला जल है और उस जल का बर्फ में कन्वर्ट होना, बर्फ का जल में कन्वर्ट होना। समान उष्मा देने पर तो बर्फ से जल में कन्वर्ट हो जाएगी और उतनी ही उष्मा का उत्सर्जन करने पर जल का बर्फ में कन्वर्ट होना। तो निश्चित द्रव्यमान
द्रव्यमान के जल का उष्मा उत्सर्जन से बर्फ में बदलना तथा जल का उष्मा उत्सर्जन से बर्फ में बदलना तथा उतनी ही उष्मा देने पर बर्फ का जल में बदलना कि हमारे पास में निश्चित द्रव्यमान वाला जल है, यदि उसमें से उष्मा का उत्सर्जन करेंगे तो वो जल में बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। उतनी ही उष्मा यदि वापस दे दी जाए तो बर्फ है वो जल में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? तो ये भी एक उत्क्रमणीय प्रक्रम का उदाहरण होता है। हम आपको बता दें कि जो कुछ कारक हमने आवश्यक शर्तें लिखी थी, इन आवश्यक शर्तों को बिल्कुल 100% अप्लाई नहीं किया जा सकता। तत्पश्चात कोई भी जो वास्तविक प्रक्रम होते हैं वो उत्क्रमणीय प्रक्रम संभव नहीं है। इसको एकदम क्लियर कर लीजिए कि वास्तविक जो प्रक्रम होते हैं वो पूर्णतया उत्क्रमणीय प्रक्रम पॉसिबल नहीं हो सकते, क्योंकि ये कारक कहीं ना कहीं उपस्थित अवश्य ही होते हैं। क्लियर? अब हम यहां पर बात करेंगे कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। तो देखिए, जो उत्क्रमणीय प्रक्रम नहीं हो पाते, जहां पर ये सब कुछ कारक उपस्थित होते हैं, तो उस स्थिति में जो निकाय है वो अपनी यदि हम बाह्य कारकों को विपरीत दिशा में लगा दें, विपरीत क्रम में लगा दें, फिर भी यदि निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं पहुंच पा रहा है, तो उन प्रक्रमों को हम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाएगा। अब यहां पर हम बात करते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम हमारे हो गया है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की। तो देखिए, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या है? ऐसा प्रक्रम है जिसमें जो बाह्य बल हैं उनको विपरीत दिशा में विपरीत क्रम में लगा देने पर भी प्रारंभिक अवस्था प्राप्त ना हो, तो उन प्रक्रमों को हम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहेंगे। क्लियर? अब देखिए, बाह्य बल विपरीत दिशा में लगा दी फिर भी प्रारंभिक अवस्था नहीं प्राप्त हो रही, इट मीन्स जो क्षय कारक होते हैं जैसे श्यानता है, प्रतिरोध है, घर्षण है, या जो चालन सेवन विकिरण के द्वारा उष्मा का उत्सर्जन होता है, इन कारकों को हम जीरो नहीं कर सकते, शून्य नहीं कर सकते, बिल्कुल रिमूव नहीं कर सकते। इसलिए जितने भी वास्तविक प्रक्रम होते हैं वो सारे के सारे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम ही होते हैं। क्लियर? तो यहां पर मैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की डेफिनेशन पुट कर देता हूं कि ऐसा प्रक्रम जिसमें बाह्य कारकों की दिशा व क्रम विपरीत, ऐसा प्रक्रम जिसमें बाह्य कारकों की दिशा व क्रम विपरीत करने पर भी प्रारंभिक अवस्था प्राप्त ना हो, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस उसे हम कहेंगे। अब देखिए, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होने के पीछे रीजन क्या है कि क्षय कारकों को हम बिल्कुल रिमूव नहीं कर सकते, कि किसी भी निकाय को क्षय कारकों जैसे क्षय कारक का मतलब क्या है? जो ऊर्जा क्षय करते हैं चालन के द्वारा, विकिरण के द्वारा, सहवन के द्वारा, श्यानता के द्वारा, घर्षण के द्वारा, प्रतिरोध के द्वारा, तो ये क्षय कारक है। क्षय कारकों से मुक्त नहीं किया जा सकता, मुक्त नहीं
किया जा सकता है। अतः सभी वास्तविक परक्रम, सभी जो वास्तविक परक्रम होते हैं, सभी वास्तविक परक्रम अनुत्क्रमणीय परक्रम होते हैं। अनुत्क्रमणीय परक्रम होते हैं। क्लियर? जो सारे के सारे परक्रम है वो अनुत्क्रमणीय परक्रम होते हैं। उसके पीछे रीजन है कि क्षय कारकों को हम बिल्कुल समाप्त नहीं कर सकते। क्लियर? अब देखिए इसके कुछ उदाहरण हम आपके सामने रख देते हैं। पहला ही उदाहरण है किसी चालक से धारा का प्रवाह, चालक से धारा प्रवाह। हमारे पास में कोई चालक है और उस चालक से, जैसे यहां से हमने एक चालक ले लिया, इसमें धारा की दिशा इधर है, तब इसके मार्ग में जो प्रतिरोध है वो R है और उसकी वजह से उष्मा का क्षय होता है। अब जैसे हमने धारा की दिशा विपरीत कर दी तो भी इसके मार्ग में जो प्रतिरोध है वो R रहेगा, तो भी उष्मा उत्सर्जित होगी। ऐसा नहीं है कि उस कंडीशन में धारा की दिशा हमने विपरीत कर दी तो इसमें उष्मा का अवशोषण हो, ऐसा नहीं है। तो किसी चालक से जब धारा का प्रवाह होता है तो विपरीत दिशा में धारा करने पर भी उसकी प्रारंभिक अवस्था नहीं प्राप्त होती, टेम्परेचर फिर भी बढ़ेगा ही, उसी ताप पर वो प्राप्त नहीं होगा। तो ये एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। गैसों का विसरण, ये उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर गैसों का प्रसार होता है और विपरीत दिशा में पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार से श्यानता के अधीन, श्यानता या घर्षण के अधीन जो काम करते हैं हम, घर्षण के अधीन किया गया कार्य अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का ही उदाहरण होता है। विपरीत दिशा में आप काम करेंगे तो भी जो प्रक्रम है वो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम रहेगा। क्लियर? क्योंकि वहां पर भी विपरीत दिशा में भी श्यानता घर्षण काम करेंगे, प्रतिरोध काम करेंगे। तो विद्यार्थियों ये थे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के कुछ उदाहरण। आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों के बारे में अच्छे से समझा, जाना पड़ा। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो उसमें इंजन से रिलेटेड होगा, हीट इंजन से रिलेटेड होगा। आप हमारे साथ में कंटिन्यू बने रहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।